कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सारे रूल हैं, गोल्डन रूल जिसको आप बोल सकते हैं, जहां से आपके कॉमन एरर या इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं और उसकी जानकारी होना प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिनके भी पेपर में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आएगा, चाहे वो टीईटी हो, चाहे बिहार एसएससी, चाहे आप कोई भी एसएससी सीजीएल दे रहे हो या एलडीसी, तो यहाँ पे ये जो सारे रूल हैं मैंने उनको इकट्ठा किया है और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको कराते जाऊँगा। बस आपको सुनना है और कहाँ पे किस प्रकार के एरर आने की संभावनाएं होती है। तो कॉमन एरर का जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार आप अच्छे से इसको सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होगा आपके लिए। चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज मैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सारे के कॉमन एरर यहाँ पे करवाऊँगा। लगभग 100 आपके जो रूल हैं, गोल्डन रूल जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आज। तो लगातार वीडियो चैनल को आप देखते रहिए। एक पार्ट में तो पूरा संभव नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन 50 रूल तक मैं एक पार्ट में करूंगा और द्वितीय पार्ट में आपका सारा का सारा। चलिए यहाँ पे है पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय यूजुअली टेक ए वर्ब इन द प्लूरल। अगर जब दो सब्जेक्ट हो और वो सिंगुलर फॉर्म में हो और कंजंक्शन किसी चीज़ से जुड़ा हो तो उसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे हरी एंड राम इज हेयर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दे दिया है, इज दे दिया, जो कि एक प्रकार का यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म के जुड़ते हैं किसी भी कंजंक्शन से, तो उनका जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो इसका करेक्ट हो गया हरी एंड राम आर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हो जाएगा इज के जगह पे क्या हो गया आपका आर। इज के जगह क्या हो जाएगा आर हेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका हरी एंड राम आर हेयर, क्योंकि यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होगा यूज। यही रूल आपका कह रहा था। तो रूल नंबर 1 आपका फिनिश्ड हो गया। चलिए रूल नंबर 2, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। क्या बोला? अगर किसी एक व्यक्ति के लिए अगर यूज हो, ठीक है, सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति के लिए यूज हो तो उसका जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे आपका बोला द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी द एक के ही आगे लगा हुआ स्टूडेंट्स, तो यानी एक ही व्यक्ति क्या है, वो सेक्रेटरी है और वो प्रिंसिपल है। अगर यहाँ पे दो अलग अलग द रहता, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो ये सही था। लेकिन यहाँ पे क्या है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी दोनों एक ही व्यक्ति के लिए संबोधित किया गया है। इस कारण से यहाँ पे जो एरर है आर नहीं होगा। यहाँ पे जो आर है ये एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इज हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल तो उस केस में आप आर लगा सकते थे, किंतु यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। बिल्कुल ये आपका सही है नीचे वाला। तो ये करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया? द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, ना कि आर। दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए अब रूल आ जाइए 3। तो ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इस पे आधारित आपके कॉमन एरर में क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सब्जेक्ट प्रीसीडेड बाय, अगर शुरुआत ईच एवरी से होता है तो वो सेंस में हर हमेशा क्या होगा आपका सिंगुलर फॉर्म ही प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे वर्ब के लिए। यहाँ पे देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल वेयर रेडी, क्या हो जाएगा? एवरी या इच का प्रयोग होगा, तो उस केस में आप सिंगुलर फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, वेयर नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स? वेयर जो है यहाँ पे एरर है। यहाँ पे वेयर की जगह पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको मैंने बताया ईच और एवरी के साथ सब्जेक्ट और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो आपके सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये था आपका एरर नंबर, क्वेश्चन का कॉमन एरर नंबर 3 का जो। उसके बाद चलिए रूल, अब रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। इस प्रकार से मैं आपको 100 रूल्स करवा देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में शायद इंपॉर्टेंट साबित हो। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर टेक अ वर्ब इज द सिंगुलर। अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है आइदर से हो और या नाइदर नॉर से हो, कनेक्टेड हो, तो वो
उसके साथ हर हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग आप करेंगे। जैसे यहाँ पे नाइदर ही नॉर आई वाज देयर, तो यहाँ पे देखिए नाइदर ही नॉर आई वाज देयर, तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, नाइदर ही नॉर आई वाज देयर। हो सकता है यहाँ पे वेयर होगा जो कि प्रिंट में मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो ये वेयर होगा जिसको कि सुधार करके आप वाज करेंगे, नाइदर ही नॉर आई वाज देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये एरर है आपका, एरर वेयर में था, यहाँ ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। चलिए अब रूल नंबर 5 की बात करेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट joined by or nor are of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब क्या बोल रहा है कि जब आपका यहाँ पे जब दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो, जैसे यहाँ पे देखिए नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर, यहाँ दोनों क्या है, अलग अलग है, तो उस केस में जो आपका यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो प्लुरल फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति की चर्चा होती यहाँ पे और नाइदर नॉट लगा होता या आइदर और, तो वहाँ पे आपका सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, नाइदर द हेड मास्टर और नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, हेड मास्टर असिस्टेंट मास्टर नहीं हो सकता आपका, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे इसमें इस प्रकार के एरर हैं, तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट है छठा रूल, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर आर डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब एग्री टू पर्सन विद वन नियरेस्ट टू इट। हाँ, ये भी याद रखेंगे, अगर नाइदर और आइदर से, आइदर या नाइदर से अगर जुड़ा हो और सब्जेक्ट, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, अगर अलग अलग सब्जेक्ट है तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही आप वहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ये है आइदर ही और आई इज मिस्टेकन, तो यहाँ पे नज़दीक क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, हर हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा, जो कि यहाँ पे एरर आपका दे रहा है। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज टफ ऑफ एज होल, अ प्लुरल वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थाउट ऑफ एज अ होल, अ प्लुरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड आर थाउट ऑफ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए जब किसी मतलब समूह का चर्चा हो, यहाँ पे बोल रहा है कलेक्शन का वर्ड का बात हो, तो वहाँ पे कलेक्शन जैसे काउंसिल हो गया, तो काउंसिल में बहुत सारे मेंबर हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग होगा वो प्लुरल फॉर्म होगा। जैसे मिलिट्री हो गया, तो मिलिट्री के अंदर बहुत सारे यहाँ पे मिलिट्री के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट, तो काउंसिल के मेंबर के द्वारा चूज किया गया, तो द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट नहीं होगा, द काउंसिल हैव चूजन द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर द मिलिट्री वेयर कॉल्ड आउट, द मिलिट्री वेयर, तो मिलिट्री के अंदर जो है आपका सारा का सारा आ गया, द मिलिट्री वेयर कॉल्ड आउट, मतलब प्रत्येक को अलग अलग रूप से बुलाया जाता है, तो ये आपका दोनों यहाँ पे द काउंसिल हैज की जगह हैव हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका एरर यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका द मिलिट्री वेयर कॉल्ड आउट, तो अलग अलग इच को बुलाया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग बात का चर्चा कर रहे हैं, द काउंसिल, क्योंकि काउंसिल के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, उन्होंने चूज किया है, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, यहाँ पे ये एरर है। और यहाँ पे द मिलिट्री वेयर कॉल्ड आउट, ये बिल्कुल आपका सही सेंटेंस है, द मिलिट्री वेयर कॉल्ड आउट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आपका हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो इस तरीका से आप फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लुरल इन मीनिंग टेक अ प्लुरल फॉर्म। बहुत सारे क्या होते हैं कि नाउन देखने में तो आपको सिंगुलर लगेंगे, ठीक है, लेकिन होते वास्तव में वो प्लुरल, ठीक है, या देखने में बहुत प्लुरल लगेंगे लेकिन वास्तव में होते क्या वो सिंगुलर। जैसे यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स आर ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, देखिए मैथमेटिक्स क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप एस लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स आपका सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए हम बोलेंगे मैथमेटिक्स इज, क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, मैथमेटिक्स आपका सिंगुलर फॉर्म में ही है, लेकिन लगता है ये प्लूरल फॉर्म में, यही आपका रूल कर रहा है, रूल नंबर 8। चलिए अब आ जाइए रूल नंबर 9 पे देखते हैं। सिर्फ आप जो है एरर वाले क्वेश्चंस के पार्ट को देख लें, जहाँ एरर है तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एरर वहाँ पे ढूंढना है आपको। वर्ड्स ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट्स बाय विथ टुगेदर विथ अ एडिशन टू और एज वेल एज etc आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। अब देखिए ये बोल रहा है जैसे कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो और टुगेदर विथ और भी मतलब साथ में हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देयरफॉर डू नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब, वर्ब को आपको इफेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए द चीफ विथ ऑल हिज मैन वेयर मैस्कर्ड, ठीक है, तो इसका क्या एरर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए द चीफ विथ ऑल हिज मैन, ठीक है, द चीफ विथ ऑल हिज मैन वाज मैस्कर्ड। कहने का मतलब है यहाँ पे द चीफ के अनुसार होगा, चाहे इसके साथ आप और भी ऐड क्यों ना कर दे प्रीपोजिशन के साथ, तो वो यही बोल रहा है यहाँ पे वर्ड ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू और एज वेल एज अगर जुड़ा हो, तो जो फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार से आप यहाँ पे आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द चीफ के अनुसार ही विथ ऑल हिज मैन, क्या कि उसके साथ आपने कर दिया सारे, तो आप चीफ के अनुसार ही वहाँ पे वर्ब का B2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आपका पता ही होगा, जैसे हु, हुम, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। वेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन केयर शुड बी टेकन टू सी द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विथ एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। तो जिसका जो पहले प्रयोग होगा उसके अनुसार से आप वहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट्स, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंसिडेंट क्या आई, तो आई के अनुसार ही यहाँ पे आप वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो आई के अनुसार यहाँ पे अगर बाद में अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आपका जो इंसिडेंट है, जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के कॉमन रूल के कुछ नियम मैंने बताया। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। फिलहाल हम चलते हैं कुछ एस्केप करते हुए वहाँ पे। हाँ, अब चलिए वर्ब का कुछ देख लेते हैं, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम फिर एडजेक्टिव देखेंगे, फिर एडवर्ब देख लेंगे, उसके बाद फिर हम वहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। वेन देयर आर टू सब्जेक्ट, आपको पता ही होगा वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रिया नहीं, जो आप काम करते हैं, कर्ता के द्वारा जो क्रिया करता हुआ आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया क्रिया, और एडवर्ब हो गया जो क्रिया की विशेषता बताए, और एडजेक्टिव हो गया जो कि प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट या नाउन का प्रोनाउन का विशेषता बताता है वहाँ पे। और आपका प्रोनाउन पता ही है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। चलिए, वेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर देन वी मस्ट हैव टू यूज सेपरेट ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी जो सहायक वर्ब होते हैं जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो सब के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे यूज करना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, 3 किल्ड, ठीक है, एंड 1 वेयर इंजर्ड। तो यहाँ पे 3 के लिए आपको अलग वर्ब का प्रयोग करेंगे। 3 है आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार वेयर हो जाएगा 3 वेयर किल्ड, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, 3 वेयर किल्ड एंड 1 वेयर इंजर्ड। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस टेंस में वाक्य है। तो यहाँ पे आपका पास्ट टेंस में वाक्य है तो ये भी आपका वर्ब भी पास्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाएगा। तो देयर वेयर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड, ये क्या, ये देयर देयर नहीं है, 3 किल्ड एंड 1 वेयर इंजर्ड। तो 3 वेयर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड, 1 के लिए क्या हो गया वाज सिंगुलर, और 3 जो है
प्लूरल है उसके लिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 22 देख लेते हैं यहाँ से। अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला, ए सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट्स, अगर टू सब्जेक्ट से जुड़ा हो, ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर द बोथ, अगर दोनों एक के लिए हो तो उसके लिए आप एक ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज क्या हो जाएगा 14, नहीं, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14। लेकिन अगर दोनों सेम ही हो, जैसे ही इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सिस्टर 14, तो यहाँ पे आप इज का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात बोल रहा है ये। तो यहाँ पे अगर अलग अलग है, इस कारण से आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किए हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ रहता, जैसे यहाँ पे रहता ही इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज 14, तो इज यहाँ पे नहीं लगा के आप डायरेक्ट इज हटा देते, क्योंकि आपका दोनों सेम फॉर्म में है, तो थर्ड पर्सन का है, तो दोनों में आपका इज ही, तो एक बार ही इज होता। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, सिस्टर, माई सिस्टर, तो इसके लिए आपको अलग अलग प्रयोग करना ही पड़ेगा वर्ब। यहाँ पे भी इस टाइप के भी एरर क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से एक बार जरूर सुन लें। उसके बाद चलिए आइए, टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विथ वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज एप्रोप्रिएटेड अब बोथ द ऑक्सिलरीज। कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर आपका दो यहाँ पे बोल रहा है टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज द वन प्रिंसिपल वर्ब, जो मेन वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब से जुड़ा हुआ है, ओनली व्हेन द फॉर्म द प्रिंसिपल वर्ब इज एप्रोप्रिएट अब बोथ ऑक्सिलरीज, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रांग मेजर्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे आपका एरर कहाँ पे आ गया, हैज के बाद आपको क्या होता है थर्ड रूप, नहीं, टेकन हो जाएगा। टेक के लिए आप यहाँ पे विल टेक तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए हैज के साथ जो आपका टेकन, यहाँ पे आपका वर्ब जो है वो यहाँ पे टेकन का प्रयोग होगा, क्योंकि हैज के बाद आप भी3 लगाते हैं, तो ही नेवर हैज, टेक के जगह यहाँ पे टेकन हो जाएगा, एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरीज टू टू प्रिंसिपल वर्ब्स इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विथ द बोथ। ठीक है, अगर आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक्स हो गया था स्टूडेंट्स, 10 कैंडिडेट हैव पास्ट 1 फेल्ड, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अलग अलग प्रयोग करना होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो प्रिंसिपल वर्ब्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो 10 कैंडिडेट्स के साथ तो आपको हैव लगेगा, हैव पास्ट, एंड 1 हैज फेल्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल अब आ जाते हैं 25 नंबर रूल पे। A past tense in the main clause should be followed by the past tense in the subordinate clause। ठीक है, अगर आपका मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे he succeeded because he works hard, अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया, नहीं तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। he succeeded because he worked hard, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखेंगे आप। अब क्या है, अब पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप उसको पास्ट टेंस में नहीं बदल सकते हैं, चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी फॉर्म में हो, आपका जो मेन प्रिंसिपल क्लॉज चाहे किसी फॉर्म में हो, आप सबऑर्डिनेट को नहीं बदलिएगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेड दैट तक तो सही है, तो द अर्थ मूव्स राउंड हो जाएगा, ना कि मूव्ड,
क्योंकि ये हमेशा पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, हमेशा वो एक ही रहता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मूव्स की जगह मूव्ड की जगह क्या आ जाएगा, मूव्स आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद सिर्फ आप सुने स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारा यहाँ से आप देखेंगे कि एग्जाम में आपको एक बार सुनने से आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ से एग्जाम में अगर कॉमन एरर के क्वेश्चंस और आएंगे टीटी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके कॉमन एरर के आएंगे, तो आसान सा ही आएगा। इतना रूल में से तो 100% मैं आपको बता दूं कि ये सारे रूल में से ही कोई क्वेश्चंस होंगे, ये बात का कन्फर्म रहिए आप। बस आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखें, सुने और समझने का प्रयास करें। When the subordinate clause comes after lest, the auxiliary verb should must be used whatever be the tense of the verb in the main clause। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर लेस्ट हो तो उसके साथ आपको शुड लगाना ही लगाना है। ये आपका अगर लेस्ट का प्रयोग किया गया है तो आपको वहाँ पे शुड मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी सेल मिस द ट्रेन, वी क्या हो जाएगा, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड, लेस्ट के बाद क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, शुड का प्रयोग होता है। तो इसको एकदम नहीं भूलना है, ये एकदम लेस्ट के साथ आपको सेल का प्रयोग नहीं होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हर हमेशा शुड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेस्ट के बाद आप हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, फिर से अगेन। चलिए, तो यहाँ पे आप लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे, ना कि सेल विल वुड। ठीक है, ये रूल है, ये जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक ये यहाँ से आप सही नहीं कर पाएंगे। ये रूल है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। एन एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एन वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव्स। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है इनकरेक्ट, आई होप्ड टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। तो आपको जब भी आएगा जैसे एडवर्बियल, जैसे इमीडिएटली रिप्लाई है तो रिप्लाई पहले आएगा। ठीक है, बिटवीन टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव। तो टू के बीच में आपको प्रयोग नहीं करना एडवर्बियल, आपको क्या करना होगा, जैसे रिप्लाई है, ठीक है, तो इसको आपको पहले लाना होगा। आई होप्ड टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर। तो यहाँ पे याद रखना आपको, एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव। दो के बीच में आपको, टू के बीच में आपको एडवर्बियल जो भी आपका ली लगा हुआ एडवर्बियल हो गया ये, तो इसको आप नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, आप पहले रिप्लाई को कर देंगे, उसके बाद इमीडिएटली टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप्ड टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एन इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे इन्फिनिटी का बात कर रहा है, इन्फिनिटिव होना चाहिए। तो आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये बोल रहा है एन इन्फिनिटिव शुड बी इन प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ गवर्निंग वर्ब। आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर, इसका हो जाएगा आई शुड हैव लाइक टू गो देयर, ना कि ये आपका थर्ड रूप। ठीक है, इसके बाद आपको जो है प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, लाइक टू गो देयर, ना कि हैव गॉन। ठीक है, जिरंड इज प्रीसीडेड बाय अ प्रोनाउन दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पोसेसिव केस। अगर आपका देखिए एडजेक्टिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन ये सब आप पढ़े होंगे, तो पोसेसिव प्रोनाउन में होना चाहिए। जैसे मी का पोसेसिव ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, प्रोनाउन जैसे आपका मी हो गया ये ऑब्जेक्टिव, जब आप प्रोनाउन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि मी जो ऑब्जेक्टिव केस है। और जब यहाँ पे बोला जिरंड, ठीक है, जिरंड आपका जिसमें आईएनजी लग जाता है भर में, वही जिरंड हो जाता है। जिरंड इज प्रीसीडेड बाय ए प्रोनाउन
डेट प्रोनाउन मस्ट बी इन अ पोसेसिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का आप प्रयोग करेंगे। तो अगर देखिए ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग, देखिए यहाँ पे क्या है, गोइंग जिरंड है और ये आपका मी दे दिया है, तो मी क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे मी के जगह पे माई का प्रयोग करेंगे, पोसेसिव केस का आप प्रयोग करेंगे, ना कि आप ऑब्जेक्टिव केस का। ही एम्फेसाइज्ड माई गोइंग देयर, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आप जो है प्रयोग जो है जिरंड से पहले आप पोसेसिव केस का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। चलिए रूल नंबर 31, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट इज यूज्ड विद एडवर्बियल ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस फॉर एंड हाउ लॉन्ग, ठीक है। अगर आपका समय उसमें बोध हो, ठीक है, अगर वहाँ पे समय सूचित कर रहा हो, फिक्स्ड हो, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग आप करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है, तो ये आपका कब से आप मतलब कब से वर्क करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें क्या होता है कि आप हैव का प्रयोग करते हैं और उसके साथ आपका भी3 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर यहाँ पे यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे करेक्ट करेंगे तो हाउ लॉन्ग तक तो सही है, हैव यहाँ पे आर था, आर क्या हो जाएगा, आपको बदलना होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लॉन्ग के बाद क्या आ जाएगा, हैव यू बीन वर्किंग, यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे क्या है आपका कंटिन्यूअस में कर दिया, ठीक है, तो यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट इसका, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है, हाउ लॉन्ग या सिंस फॉर हुआ, तो ये सब सिंस या हाउ लॉन्ग, तो ये आपका एडवर्बियल जो है आपका एडवर्बियल सेंटेंस है ये यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग के बाद आपका जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपने रूल पढ़ा ही होगा टेंस में कि जब आप प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ आपका जो यहाँ पे भी3 का प्रयोग होता है, साथ में आपका बिन लगाया जाएगा, अगर आईएनजी है वहाँ पे तो बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आप रूल देखते हैं यहाँ पे, ए वर्ब व्हेन प्रेसिडेड बाय ए प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ मस्ट बी जिरंड, ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर आपका प्रीपोजिशन यूज किया गया है, ठीक है, और वर्ब प्रेसिडेड जो वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे आप जिरंड का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे है देयर वेयर पनिश्ड फॉर कम, यहाँ पे फॉर क्या है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, तो फॉर के बाद आप क्या करेंगे, कमिंग लगाएंगे, क्रिया में ही आईएनजी लगा के जिरंड बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कमिंग क्या हो जाएगा, दे वेयर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, ना कि कम लेट, ठीक है। जब आपका कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद जो अगर कोई क्रिया आ रहा है तो वहाँ पे जिरंड के फॉर्म में आएगा, ना कि सिंपल फॉर्म में, ठीक है, इसको याद रखना है आपको स्टूडेंट्स। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नॉट यूज इन द क्लॉज ऑफ टाइम प्लेस एंड कंडीशन, हेयर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, ठीक है। अगर आपका कोई भी सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका, ठीक है, जब आपका अगर कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो तो आप उसके जो सबऑर्डिनेट है उसको कोई ज़रूरी नहीं आप प्रिंसिपल में रखें, आपको फ्यूचर में ही रखना होगा, वहाँ पे आपको जब भी होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट आपका जैसे यहाँ पे दे दिया आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश यू वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यू विल नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आई शैल वेट फॉर यू, ये तो आपका फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका प्रिंसिपल क्लॉज, तो यहाँ पे टिल यू फिनिश होगा, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है, ना कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखना है, ठीक है। तो टिल यू फिनिश योर वर्क ये याद रखना है, यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं करेंगे।
विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा, जो कि आपको मैंने बताया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हम वहाँ पे करते हैं। चलिए रूल नंबर 34 हम देख लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विथ एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, इन 1990s etc. हेयर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का विथ एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, ठीक है, तो हम वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे है आई हैव बाउट अ साइकिल यस्टरडे। अब देखिए क्या है, यस्टरडे, मैंने कल साइकिल खरीदा था। तो यहाँ पे आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्या करेंगे आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में इसको रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही होगा, थर्ड फॉर्म आई बाउट अ साइकिल यस्टरडे, ना कि आई हैव बाउट अ साइकिल यस्टरडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर भूतकाल का हो, प्रीवियस का हो, यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज आपने पढ़ा ही होगा, जब आप वहाँ पे ऑक्सिलरीज जो सहायक है वर्ब पढ़े होंगे उसमें। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं, जैसे आपका शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे माइट, ये सब होता है, मस्ट हो गया। तो दो ऑक्सिलरीज का प्रयोग आप एक साथ, यहाँ क्या लिखा है, मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड टुगेदर बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय कंजंक्शन। लेकिन आप कंजंक्शन के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी जैसे यहाँ पे शुड है और मस्ट भी क्या है, ऑक्सिलरीज है। तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को नहीं लिख सकते, ही शुड मस्ट डू इट नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, ही शुड एंड मस्ट डू इट। यहाँ पे कंजंक्शन एंड का प्रयोग करेंगे, तब जाके आपको ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट दो जो ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं, तो ये एरर देगा। यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग आपको मस्ट भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे यही एरर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं, जो रूल नंबर 36 है। यहाँ पे क्या बोला, व्हेन नीड अ डेयर इज फॉलोड बाय नोट इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्सिलरीज, इन दैट सिचुएशन इट टेक्स देयर इन्फिनिटिव एंड वी कैन नॉट यूज नीड्स नोट और डेयर नोट, ठीक है। तो नीड्स नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म में कभी भी आपका नीड के साथ आप एस नहीं लगा सकते हैं, नीड ही होता है। और खास करके जब आपका नोट लगा हो, ठीक है, नीड नोट होता है, ना कि नीड्स नोट। जब आपका नोट के सेंस में आए नीड के साथ, तो आपका नीड्स नहीं होगा, ठीक है। व्हेन नीड डेयर इज फॉलोड बाय नोट, नीड और डेयर जो है नोट के साथ हो, तो उसके साथ आप जो है इस सिचुएशंस में नीड्स का प्रयोग नहीं करेंगे या डेयर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। और अगर नोट नहीं होता तो ही नीड्स डू इट बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड नॉट डू इट, ठीक है। नीड कभी भी नोट लगा हो उसके बाद तो आपका नीड्स नहीं होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा, नीड्स नहीं होगा। चलिए अब कुछ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का मतलब ही होता है आपका विशेषता बताने वाला विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपको मैं एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। तो एडजेक्टिव्स के कुछ नियम हैं, उसको आप सीख लें यहाँ से। और यही सब क्वेश्चंस आपके कॉमन एरर में आ जाते हैं, डायरेक्ट आएंगे, आप एक बार सुन लें, हो सकता है आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस कॉमन एरर के रूप में दे दे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच अ थिंग इज मेंट। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सम, मच, लिटिल, जैसे आपका सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, ऑल हो गया, नो एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल, यूज्ड फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स। ये क्या अनकाउंटेबल है, सम कुछ, कुछ में कोई काउंटिंग नहीं है, मच, लिटिल, ये सब क्या अनकाउंटेबल यहाँ पे आपका है, अनकाउंटेबल आपका यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी है लेकिन क्या है, अनकाउंटेबल है, उस सेंस में आप प्रयोग करते हैं। अब बताइए, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन एरर है यहाँ पे, आई एट अ फ्यू राइस, ठीक है। तो देखिए जब क्वांटिटी हो तो वहाँ पे फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आप चावल को गिनते नहीं, आई एट अ फ्यू राइस, फ्यू मतलब ये नन अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है फ्यू, ठीक है। फ्यू जो है अनकाउंटेबल है, सॉरी फ्यू जो है आपका काउंटेबल है।
और आपका यहाँ पे अनकाउंटेबल प्रयोग होगा क्योंकि आप राइस को गिनते नहीं हैं, तो आई एट सम राइस हो जाएगा, मैंने कुछ राइस खाया, ना कि फ्यू। फ्यू मतलब आपका काउंटेबल, तो काउंटेबल यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। ये आप सिंपल से आप सोच के भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए राइस हो जाएगा, मिस्टेक। ठीक है, चलिए दूसरा, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन ओनली एंड दे शो हाउ मेनी पर्सन्स थिंग्स और मीन टू व्हाट ऑर्डर पर्सन्स और थिंग स्टैंड। जब आप किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पे काउंटेबल प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। जैसे लिटिल है, लिटिल आप अनकाउंटेबल है, और फ्यू क्या है, काउंट कर सकते हैं, है लेकिन गिनती में। अ फ्यू मतलब कम होता है, गिनती में कम होना, लेकिन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो, जैसे आपका आई हैव टफ मतलब टीची का ये आपका फास्ट टेंस है, यू लिटिल थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टफ, यू हैव, यू अ फ्यू थिंग्स। यानी आपको जो चीज़ सिखाया गया है, मतलब पढ़ाया गया है, वो फ्यू थिंग्स है, कुछ आप उसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिटिल का प्रयोग मात्रा में कम के लिए करते हैं, तो ये क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे आपका जो है आपका नंबर ऑफ, आप यहाँ पे ये इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फ्यू थिंग्स जो थिंग है उसको आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अ फ्यू होगा, ना कि लिटिल। ठीक है, तो ये आप सिंपल सा आप सोच के भी बना सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, 39 नंबर रूल, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज। देखिए कार्डिनल मतलब काउंटिंग हो गया, जैसे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल याद रखिएगा ऑर्डर से रिलेटेड है, जैसे द फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आप कार्डिनल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब भी प्रयोग होगा तो सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कार्डिनल आएगा। यहाँ पे वही रूल है, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज्ड टुगेदर ऑर्डिनल प्रीसीड्स द कार्डिनल। तो सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कार्डिनल। तो द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस, तो ये यहाँ पे द फर्स्ट 4 होगा, ना कि द 4 फर्स्ट। ये याद रखेंगे, पहले आपका आर्टिकल, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्डिनल, जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब आपका क्या है, ऑर्डिनल है। तो पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल, उसके बाद आप काउंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे आपका लेटर, लेटेस्ट, रिफर टू टाइम। ठीक है, लेटर एंड लास्ट रिफर टू पोजीशन, और LATTER क्या है, पोजीशन है, लेटर बाद का पोजीशन, एंड लास्ट, लास्ट आपका रिफर टू पोजीशन के सेंस में आएगा, और लेटेस्ट और लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट जो है समय के लिए होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एरर दे देता है, इससे भी आई रिच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम के लिए ये आप प्रयोग डबल टी का नहीं करेंगे, यहाँ पे पोजीशन के लिए ये प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम के केस में आई रिच्ड एट 10 AM बट ही वाज लेटर, LATER वाला लेटर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी इस टाइप के एरर देके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डाल सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए 14, फार्दर। देखिए फार्दर का सेंस होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, फार्दर दूरी के सेंस में आएगा, और जब फर्दर आया तो फर्दर मतलब एडवांस, फर्दर मीन्स द एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, तो फार्दर क्या, फार्दर दे दिया, तो आपका यहाँ पे ये गलत हो गया। फार्दर जब भी यूज करेंगे हम डिस्टेंस के सेंस में करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एडिशनल, एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट, फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो फार्दर और फर्दर में आप अंतर समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाते हैं हम 42 नंबर रूल पे। इच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स, एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2। देखिए इच का जो प्रयोग करेंगे 2 और मोर थिंग, क्या करेंगे, इच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एवरी इज यूज्ड, हमेशा एवरी का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए करेंगे, 2 के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एवरी ऑफ द 2 बॉयज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरी ऑफ, तो यहाँ पे एवरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज। दोनों 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं एवरी, लेकिन हमेशा 2 से अधिक के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे
ईच का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 बॉयज की चर्चा कर रहा है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ डिग्री सम इज यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जब आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक हो, तो एनी निगेटिव आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपका जो निगेटिव यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हैव यू बाउट सम मैंगोज, ठीक है। तो आपका जब निगेटिव सेंस प्रयोग करा तो वहाँ सम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एनी लगाएंगे, ठीक है। एनी निगेटिव सेंस का होता है और सम है पॉजिटिव सेंस में। हैव यू बाउट सम मैंगोज, क्या आपने कुछ आम खरीदा है, तो ये हो जाएगा हैव यू बाउट एनी मैंगोज, क्या आपने किसी भी मतलब कोई भी मैंगो खरीदा है। तो यहाँ पे अगर एक्सप्रेस डिग्री सम इज यूज एफर्मेटिव, ठीक है, सेंटेंस, एनी इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो एफर्मेटिव होगा उस केस में आप सम का प्रयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव जिसमें निगेटिव सेंस आए उसमें आप क्या करेंगे, एनी लगा देंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चंस वहाँ पे आपको एरर में देगा। तो एनी और सम का एरर दे देता है, तो एनी यूज करते हैं निगेटिव सेंस में और सम का यूज करते हैं हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में। चलिए अब रूल नंबर 44 देखते हैं, क्या है 44, इन कंपेयर करना टू थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। अगर आप दो चीज का कंपैरिजन करेंगे तो हर हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। यानी विच इज द बेस्ट ऑफ द टू, क्या है यहाँ पे, बेस्ट है, तो टू में कंपैरिजन करवा रहा है, तो आपका जब भी होगा यहाँ पे कंपैरेटिव होगा। और आपको बता दिए हैं हम क्या हो जाता है, बेस्ट का, गुड बेटर बेस्ट, गुड का ही आपका जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। तो आपका जब दो के बारे में चर्चा हो तो वहां पे आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ना कि सुपरलेटिव। और बेस्ट आपका यहाँ पे क्या दे दिया स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री में दे दिया, इसलिए आपका यहाँ पे एरर है। और ये क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द बेटर ऑफ द टू, क्योंकि दो के बीच में हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। चलिए रूल नंबर 45 देख लेते हैं। When two qualities of the same person or thing are compared, देखिए जब सेम पर्सन का दो क्वालिटी की चर्चा हो, द कंपैरेटिव इन अर इज नॉट यूज्ड, ठीक है, वहां पे आपका अर जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। जब एक ही व्यक्ति के दो गुण की चर्चा किया हो, दो एडजेक्टिव का किया हो, जैसे ही इज वाइजर देन ब्रेव, तो यहाँ पे वाइजर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, ठीक है। अर नहीं लगा के क्या करेंगे, आगे में मोर लगा देंगे, ठीक है, अर नहीं लगेगा यहाँ पे, यही बोल रहा है आपका, व्हेन द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड, द कंपैरेटिव इन अर इज नॉट यूज्ड, मोर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जब एक ही व्यक्ति का दो गुण की चर्चा हो तो वहां पे आप क्या करेंगे, अर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री बदलने में नहीं करेंगे, बल्कि मोर लगा देंगे उससे पहले, ठीक है, तब जाके आपका कंपैरिजन सही होगा। यहाँ पे ये याद रखना है जब आपका सेम व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। चलिए अब 46 नंबर रूल पे आ जाते हैं। व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ कंपैरेटिव, द थिंग कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विथ विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर और सम सच वर्ड। जैसे ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉयज इन द क्लास, ठीक है, तो एनी अदर नहीं होगा, ठीक है। जब क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉयज इन द क्लास, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपका सही ही है, क्लेवरर देन एनी अदर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ एनी नहीं होगा, अदर आ जाएगा, क्योंकि एनी आप फिर कंपैरिजन सबसे हो जाएगा, तो ही इज क्लेवरर देन अदर बॉय इन द क्लास, एनी नहीं आएगा यहाँ पे, आप एनी का प्रयोग यूजिंग अदर और सम सच वर्ड, तो यहाँ पे आप एनी अदर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, देन अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपका एरर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ द सुपरलेटिव, द थिंग कंपेयर्ड
शुड बी इंक्लूड द क्लास ऑफ थिंग विथ विच इट कंपेयर्ड। जैसे है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, तो यहाँ पे आप अदर नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल मैन। अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में ऑल का अदर का प्रयोग आप नहीं करते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन कराया जाता है तो सबसे कराया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, अगर when two persons or things are compared it is important that is same parts of the thing should be compared, ठीक है। the population of Bombay, दोनों population is greater than Delhi, तो यहाँ पे आपका the population of Bombay is greater than that of Delhi, क्योंकि देखिए ये दोनों अलग अलग मानसून है, तो क्योंकि दूरी है, यहाँ पे दिल्ली का दूरी है, डिस्टेंस है बम्बई से, तो यहाँ पे देन डेट ऑफ दिल्ली आ जाएगा, ना कि देन दिल्ली। अगर सेम एक जगह का ही बात करें, जैसे कोई स्थान का पटना में ही अगर दो जगह का बात कर ले, या कोई गांव का ही दो जगह का बात करें, तो आपका जो है देन का प्रयोग के साथ यहाँ पे डेट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन बाकी केस में आपका क्या हो जाएगा, डेट का प्रयोग होगा जब आपका दोनों जगह का बीच में दूरी डिस्टेंस वहाँ पे हो और दोनों का मानसून अलग अलग हो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट आप 49 नंबर रूल पे, डबल कॉम्परेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड। क्या होता है कि जब अगर आप दो सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव डिग्री को आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक ही कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, अब देखिए मोस्ट भी आपका सुपरलेटिव है और क्लेवरेस्ट भी आपका सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे आप कोई एक का ही प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग आप एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको ही इज द मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, ठीक है। तो एक साथ आप दो कॉम्परेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब रूल नंबर आ जाइए 50, द कॉम्परेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इन्फेरियर, सीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बिल्कुल याद रखेंगे। जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, इटीसी शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देम। देन के जगह पे टू का प्रयोग करेंगे जब कंपैरिजन करवाना हो, तो ये सब जो वर्ड आपको मैंने बताया, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, तो इसके साथ आप देन नहीं लगाएंगे। जैसे ही इज सीनियर देन मी, सीनियर देन मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सीनियर टू मी, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम अब जो है इसका जो आपका एडजेक्टिव्स के रूल को क्लोज करके मैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी बहुत सारे हैं, तो मैं सेकेंड पार्ट में आपको जो बचा हुआ है एडजेक्टिव्स के रूल, साथ साथ और भी जो ग्रामर के रूल हैं मैं सेकेंड पार्ट में करवाऊंगा। लगातार आप वीडियो चैनल को देखते रहिए। Thank you so much watching for this video.